प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। हर नागरिक के पास होगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। नागरिकों को मिल सकेगी बेहतर और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने बताया जन स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी कदम। कृषि कानूनों को लेकर भारत बंद के आह्वान के कारण आम आदमी को आवाजाही में हुई काफी परेशानी। कई जगहों पर स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सेवाओं पर भी पड़ रहा है असर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर कहा सरकार किसानों के हित में हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार। जम्मू कश्मीर के विकास में एक और अहम पड़ाव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा राज्य अब विकास की बयार से नहीं रहेगा दूर। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधरबल जिले के ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर के किए दर्शन। गांधरबल में ही जिला एवं ब्लॉक प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। और पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म। आखिरी दिन भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। भाजपा ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार। पर्यटन मंत्रालय आज विश्व पर्यटन दिवस समारोह में निधि 2.0 और भारत में पर्यटन के आंकड़े एक नजर में 2021 हुआ लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। और जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट्स ने अनुमानित परिणामों के अनुसार राष्ट्रीय चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल की। 2005 के बाद पहली बार एंजेला मर्केल के 16 साल के शासन को समाप्त करने के लिए सरकार का नेतृत्व करने के लिए स्पष्ट जनादेश का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। अब तक यह मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू था, लेकिन आज इसको देश भर के लिए लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी दिया जाना शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी कार्य करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हर देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। इससे हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को इलाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में
होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश में गांव और घर के निकट स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। इन केंद्रों से लोगों को विस्तृत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन अपने कामकाज के लिए निकले लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जाम लग जाने को लेकर लोगों ने किसान संगठनों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते देश में 40 से अधिक किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का विकल्प चुनने की अपील की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों का विरोध राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में बारामूला से गुलमर्ग, वेलू से डोनीपावा और डोनीपावा से आशजीपा शामिल है। इन परियोजनाओं के अलावा केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में 4 लेन 42 किलोमीटर लंबी रिंग रोड की आधारशिला भी रखी। इस रिंग रोड पर करीब 2,948 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे श्रीनगर शहर की भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। आज बारामूला से गुलमर्ग के बीच करीब 150 करोड़ रुपए की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, चौड़ीकरण मार्ग का। अनंतनाग जिले से वेलू से डोनीपावा तक 2 लेन प्योर शोल्डर एवं 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, ये भी करीब 290 करोड़ का काम है। अनंतनाग जिले में डोनीपावा से 2 लेन बाईपास का निर्माण, ये भी करीब 8.47 किलोमीटर 261 करोड़ रुपए का काम है। इसकी आज शुरुआत हो रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो श्रीनगर रिंग रोड की है और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी और इस रिंग रोड के बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। और कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधरबल जिले के तुलमुला गांव में ऐतिहासिक खीर भवानी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी पंडित परिवार से मुलाकात कर बदले हालात का जायजा भी लिया। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट।
ये है कश्मीरी पंडितों का ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर एक चमत्कारी पानी के स्रोत पर बना है। मंदिर में माता को खीर चढ़ाई जाती है। मंदिर के प्रांगण में पेड़ों के झुरमुट के बीच भारत के नक्शे का आकार भी दिखाई देता है। दर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से कुछ दर्शनार्थियों ने भी मुलाकात की। ये कश्मीरी पंडित 30 साल पहले यहाँ से पलायन कर गए थे, लेकिन हालात सुधरने के बाद फिर से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिलकर और उनके साथ यादगार फोटो खिंचवाकर पंडित परिवार ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि मोदी सरकार की वजह से हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और वो अब कश्मीर में सुरक्षित महसूस करते हैं। और कश्मीर के अपने दौरे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गांदरबल में मिनी सचिवालय में डीडीसी, बीडीसी, यूएलबीएस के अधिकारियों और सरपंचों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि मोदी सरकार कश्मीरी लोगों के विकास के लिए किसी भी मदद के लिए हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण स्थल पर कार्य में लगे सभी कर्मियों को पूरी तरह से कोविड रोधी टीके लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से सभी श्रमिकों की मासिक स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद निर्माण स्थल पर काम में लगे सभी निर्माण श्रमिकों के लिए एक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनका नाम, उनके स्थान का नाम, उनकी तस्वीर, उनके व्यक्तिगत विवरण शामिल हों। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी श्रमिकों को उनकी भूमिका और इस प्रयास में भागीदारी के बारे में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने जैसलमेर में सैन्य स्टेशन स्थित लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने संग्रहालय परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पौधे भी लगाए। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य सरकार के मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीएसएफ रक्षा की पहली पंक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा हमारे राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा। उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन था। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल के बीच मुकाबला है। दोनों दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा भी हो गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां स्थिति बहुत नाजुक है। इस बीच आज बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि भवानीपुर का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि स्वच्छता मिशन से जुड़े होने पर गर्व है। मौका था एक कार्यक्रम स्वच्छता से संपन्नता का। इस कार्यक्रम में देश भर से आए सफाई कर्मियों ने भाग लिया, जिनसे हरदीप पुरी ने उनकी समस्याओं के बारे में जाना। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि स्वच्छता मिशन को लेकर 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि 2014 से पहले झाड़ू पकड़ना स्वाभिमान का प्रतीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अब कचरे के ढेर देखना दूर की कौड़ी की बात हो गई है और इसके लिए उन्होंने सफाई कर्मियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की आदत घर से शुरू होती है। एक आंदोलन के रूप में लोग जुड़े और इस आंदोलन को लगातार अभी भी चलाने का काम कर रहे हैं। एक ये हमारे देश के लिए स्वच्छता के लिए एक जन क्रांति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैलाने का काम किया है और अब लोगों के अंदर इस तरीके के भाव आते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए।
गौरतलब है कि आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तकरीबन 5 लाख सफाई कर्मचारियों के जीवन में इससे तब्दीली आई है। अब सभी को अमृत योजना 2 के लॉन्च किए जाने का इंतजार है, जो पहले से ज्यादा वृहत होगी। इसमें कई नए बिंदुओं को जोड़े जाने की संभावना है। देश भर में चल रहे वाणिज्यिक सप्ताह का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष से लगभग 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी का लक्ष्य है। पहले 6 महीने पूरे होने से पहले ही $185 बिलियन का निर्यात हो चुका है। बहुत एग्रेसिव टारगेट सेट किया है इस वर्ष। पिछले वर्ष से लगभग 30% से ज्यादा इस साल निर्यात में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा टारगेट है, उम्मीद है। और पहले जो 6 महीने यानी 21 सितंबर तक का मेरे पास डेटा है, जिसके हिसाब से $185 बिलियन, $185 बिलियन का एक्सपोर्ट पहले ही, अभी तो पूरा 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हो चुका है। अपने आप में ये इतिहास रच रहा है कोविड की दूसरी वेव के बावजूद। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मध्य प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए। राज्यसभा के लिए चुने जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के प्रति आभार जताया। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, एंड आई एक्सटेंड माय हार्टफुल थैंक्स टू द होल मध्य प्रदेश टीम। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में जीत की ओर है और उसने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश का दावा किया है। इसके साथ ही चांसलर एंजेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाले 16 वर्ष के शासन का अंत हो जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लगभग 26% वोट मिले हैं, जबकि एंजेला मर्केल की पार्टी को 24.5% मत मिले हैं। दोनों पार्टियों का मानना है कि वे अगली सरकार बनाएंगे। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में से 267 के आधार पर आंशिक मतगणना दर्शाती है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 25.7% मतों के साथ आगे है। इससे पहले जर्मनी के चुनाव में जीतने वाली किसी भी पार्टी को 21% से कम वोट नहीं मिले हैं। अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए और अंतर बहुत मामूली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिल सकती है। और ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति कैस सैयद के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति कैस सैयद ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए प्रधानमंत्री हिचम मेचिची को बर्खास्त किया, जो ट्यूनीशिया के लोकतंत्र पर हमला है। प्रमुख दलों ने राष्ट्रपति पर तख्तापलट का भी आरोप लगाया है। और भारत की अनुभवी महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ओस्ट्रावा ओपन के महिला युगल का खिताब जीत लिया है। सानिया ने चीन की शुआई झांग के साथ मिलकर ये खिताब अपने नाम किया। फाइनल में सानिया और शुआई की जोड़ी ने अमेरिका की क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड की इस रोटलिफ्ट की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराने में सफलता पाई। 1 घंटे 4 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में भारतीय चीनी जोड़ी ने 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। ये इस साल का सानिया का पहला खिताब है। वहीं सानिया के करियर का ये 43वां WTA युगल खिताब है। और दूर दराज के ऐसे इलाके जहां ऊर्जा के स्रोत कम है, वहां कई छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों और समुद्र की लहरों से भी बिजली पैदा कर सकता है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी डिवाइस विकसित की है जो पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों, झरना और समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने में सक्षम है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तकनीक के जरिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। इस डिवाइस को नाम दिया गया है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। ट्राइबो डिवाइस में क्या होता है कि अगर कोई भी 2 डिसिमिलर मटेरियल्स अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें एक से दूसरे में चार्ज इंड्यूस करते हैं। तो ये डिवाइस का प्रिंसिपल ट्राइबो पे ही बेस्ड है।
तो इसमें वाटर ड्रॉप्स जब इस पे गिरती है तो वाटर ड्रॉप्स में भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस जैसे ही वाटर ड्रॉप सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो चार्ज इंड्यूस करती है सरफेस पे, और उसके बाद वाटर ड्रॉप जब आगे बढ़ जाती है तो वो चार्जेस जो इंड्यूस चार्जेस हैं वो कुछ देर तक सतह पर रहते हैं। तो उन चार्जेस को कंपनसेट करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो हैं उसमें प्रभावित होंगे। तो इस तरह से करंट एक्सटर्नल सर्किट में मिलने लगती है हमें। इस डिवाइस के जरिए मिलीवॉट में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसका उपयोग कई छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों मसलन घड़ी, डिजिटल थर्मामीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, हेल्थ केयर सेंसर और पेडोमीटर को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आवश्यक है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।